नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय सामाजिक को कराएंगे। यह सामाजिक की हमारी पहली वीडियो है। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप वीडियो देखते ही देखते आपको याद हो जाए जो भी टॉपिक हम करा रहे हैं आपको। इस प्रकार हम टॉपिक को सेट करते हैं कि आपको जो हम करा रहे हैं वो याद हो जाए। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबाएं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखते हैं दोस्तों, पहले समझते हैं कुछ पॉइंटों से, फिर हम डिटेल में आपको कराएंगे, क्योंकि आपको लिखना भी रहता है। लेकिन पॉइंट से आप क्या करेंगे, इसे समझ लेंगे सही तरीके से तो आप लिख भी सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, इतिहास। इतिहास के जो जनक हैं, जो इतिहास के जनक हैं वो हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का जो विभाजन है, इतिहास का विभाजन तीन तीन प्रकार, यानी इतिहास को तीन पार्ट में विभाजित किया गया है, या इतिहास का विभाजन किया गया है। कौन कौन से हैं विभाजन इसके इतिहास के? एक तो पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व को प्राक कहते हैं। तो कभी कभी डेफिनेशन आपके कभी क्या पूछी भी गई है कि प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो ये आप समझ लें, तीन प्रकार से इतिहास का विभाजन किया गया है: प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ऐतिहासिक मतलब इतिहास ही है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है कि इतिहास का विभाजन बताइए। तो इतिहास के विभाजन तीन प्रकार से किया जाता है: एक तो पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इस प्रकार हम इससे ही पूर्व ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन तीनों में तुलना करके पढ़ाएंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। लिखित सामग्री प्राप्त नहीं, यहाँ पर हमने शॉर्ट पॉइंट लिखा है कि लिखित सामग्री प्राप्त नहीं, यानी वह काल, वह काल या वह समय जिसकी कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं है, तो वो क्या है? पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल है, या पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। लिखित सामग्री प्राप्त है, यानी आदि ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित सामग्री तो प्राप्त है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसा लिख दिया है कि उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो अगर डेफिनेशन आपको बनानी है तो यहीं से बना सकते हैं आदि ऐतिहासिक काल की, कि वह समय जिसमें लिखित सामग्री प्राप्त हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यहाँ पॉइंट से ही आपने परिभाषा बना ली। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित सामग्री भी प्राप्त है और उसे पढ़ भी सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन लिखनी है ऐतिहासिक काल की, तो वह काल या वह समय जिसमें लिखित सामग्री, यानी जिसकी लिखित सामग्री प्राप्त है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यहाँ पर आपने पॉइंटों से समझा कि लिखित सामग्री प्राप्त नहीं है, लिखित सामग्री तो प्राप्त है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, आदि ऐतिहासिक काल। लिखित सामग्री प्राप्त है, उसे पढ़ा भी जा सकता है, ऐतिहासिक काल। और प्राक ऐतिहासिक या पूर्व ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री ही नहीं है तो उसे पढ़ा भी क्या सकते हैं, पढ़ा भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और अंतर भी कर सकते हैं। और पुरातात्विक स्रोत तो तीनों में ही मिलेंगे, चाहे पूर्व ऐतिहासिक काल हो या आदि ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, तीनों में ही आपको पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे। आगे इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, आप पॉइंट से समझ लीजिए पहले। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका प्राक ऐतिहासिक काल है उसे पाषाण काल भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पाषाण काल या पत्थर का काल भी कहते हैं। इसमें क्या थे? जो औजार थे आपके, वो पत्थर के ही आदि मानव बनाते थे। और आदि ऐतिहासिक काल का जो समय था वो सिंधु सभ्यता थी ऐतिहासिक काल, सॉरी,
आदि ऐतिहासिक काल में, यानी सिंधु सभ्यता थी, उसमें जो लिखा गया है उसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसमें सिंधु सभ्यता है और इसमें पाषाण काल है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसे क्या है, इसमें जो औजार थे आपके वो किसके थे, पत्थर के थे, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल में। और इसमें औजार थे वो कांसे के थे, और कांसा जो धातु है वो तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाई जाती है। तो ये प्रश्न आपके 1 नंबर में अतिलघु उत्तरी में पूछा गया था, कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनती है। तो कांसा जो धातु है वह तांबा और जस्ता दोनों से मिलकर बनती है। तांबा और जस्ता को मिलाने पर कांसा प्राप्त होता है, यानी कांसा की धातु मिलती है। तो इस प्रकार जो पूर्व ऐतिहासिक काल है उसमें पत्थर के औजार थे, आदि ऐतिहासिक काल है उसमें कांसे के औजार थे, और ऐतिहासिक काल में लोहे के औजार। तो इस प्रकार आपने इसका देखा तीनों में अंतर करके। नेक्स्ट देखते हैं, इसे जो आपका पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल है इसे पाषाण युग भी कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य युग कहते हैं और ऐतिहासिक काल को लोह युग भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपने तीनों में अंतर करके समझा। अब आप नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पाषाण काल, यानी जो पाषाण काल है ये आपका पाषाण काल था, यानी पूर्व ऐतिहासिक काल, उसे ही पाषाण काल कहते हैं। आपके पेपर में पाषाण काल से रिलेटिव प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पाषाण काल का विभाजन कीजिए या पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है या 3 भागों में विभाजित किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जो आपका पुरा पाषाण काल है वो लगभग 15 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और मध्य पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से आपका 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, और ये वाला आपका 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप सही कर लें, ये 12 नहीं 8,000 है। जो पुरा पाषाण काल है वो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, कितने, 8,000 ईसा पूर्व तक, 8,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और मध्य पाषाण काल 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक। तो इस प्रकार ये आपका विभाजन था। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रश्न पूछा गया था आपका कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के औजारों के बारे में बताइए। तो ये औजारों के बारे में है। यहाँ पर जो आपके पुरा पाषाण काल के जो औजार थे वो बड़े होते थे और बेडोल, यानी बड़े भी होते थे, और बेडोल यानी सुंदर आकृति के नहीं होते थे, और पत्थर के हुआ करते थे इसमें औजार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, औजार जो मध्य पाषाण काल के थे वो पुरा पाषाण काल से कुछ छोटे थे और बेडोल थे। नव पाषाण काल में क्या थे, जो औजार थे वो सुडोल हो गए थे, लेकिन पत्थर के ही थे, ये ध्यान रखना, क्योंकि पाषाण काल है पत्थर का ही हो गए तो औजार भी पत्थर के ही होंगे, लेकिन उनकी आकृतियों के अनुसार यहाँ बताया गया है कि पुरा पाषाण काल में बड़े थे, बेडोल थे, और इसमें छोटे थे, बेडोल थे, और इसमें क्या है, सुडोल हो गए। और एक प्रश्न आपके में पूछा गया है कि जो मानव ने पहला औजार कौन सा बनाया था या किसका प्रयोग किया था, तो वो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी। तो इस प्रकार आपने इनका विभाजन भी देखा औजारों का, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहाँ पर ये प्रश्न बने हैं आपके, वही हमने आपको बताए हैं, उन्हें पॉइंटों में अंतर करके समझा रहे हैं, जिससे आप
पेपर में लिख सकें, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम होती है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस में था। नेक्स्ट देखते हैं आग की खोज। जो आग की खोज है वो पुरापाषाण काल में हुई है। जो आग की खोज है वो आपकी पुरापाषाण काल में हुई है, क्योंकि आदिमानव थे तो वो क्या है, पत्थरों को उन्होंने रगड़ा तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई, तो उससे क्या है, उन्होंने आग की खोज कर ली। तो आग की खोज पुरापाषाण काल में है। और खेती, खेती या कृषि आप कब से प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल से। तो ये प्रश्न पूछा गया है आपका कि कृषि का प्रारंभ कब से है, तो नवपाषाण काल से। और ये भी प्रश्न पूछा गया है आग की खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में। जब खेती करना प्रारंभ कर दिया था मानव ने, तो जब कोई खेती करता है तो वहाँ पर उसकी रखवाली भी होती है। तो स्थायी आवास बनाना भी नवपाषाण काल से ही प्रारंभ किया था। जब खेती करना प्रारंभ कर दी तो खेती की रक्षा के लिए जानवरों से तो स्थायी रहना पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या है, स्थायी आवास भी नवपाषाण काल से मानव ने प्रारंभ कर दिए थे बनाना। तो यहाँ पर जो पालतू जानवर उन्होंने सर्वप्रथम बनाया तो वो था कुत्ता। कुत्ते को उन्होंने सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया मानव ने? तो कुत्ता को। उन्होंने क्या किया कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन थे उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें चाक की ज़रूरत थी तो उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार किस में हुआ? नवपाषाण काल में। पहिए का दो वर्क करते थे, वो दो कार्य करते थे। एक तो कुम्हार के चाक का उपयोग करने में पहिए, चाक के रूप में पहिए का उपयोग करते थे, और बर्तनों को या खेती करते थे तो अनाज को इधर उधर ले जाने के लिए भी पहिए का उपयोग करने लगे। और तांबे की खोज भी, जो तांबा धातु है उसकी खोज भी आपकी नवपाषाण काल में हुई है। तो तांबे की खोज किस में हुई है? नवपाषाण काल में। लेकिन कांसा जो आपका प्रयोग हुआ है वो आदि ऐतिहासिक काल में। तो इस प्रकार आपका जो नवपाषाण काल, यानी हम कह सकते हैं अगर नवपाषाण काल ऑप्शन में नहीं है तो प्राक ऐतिहासिक काल होगा। तो वहाँ पर क्या है, तांबा और पत्थर, इसे तांबा, ताम्र और पाषाण युग भी कहते हैं, क्योंकि तांबे की जब नवपाषाण काल का अंत हो रहा था तभी क्या है, तांबे की खोज हुई। तो और पत्थर का तो युग ही था, तो तांबा और पत्थर मिला के ये उपयोग करने लगे। यानी तांबे की कोई मान लो रॉड बना ली और आगे नुकीला पत्थर का इसमें फिट कर दिया। तो इस प्रकार ताम्रपाषाण युग था, इसे ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं। कुछ और भी हमने पॉइंट लिखे हैं, इम्पोर्टेंट हैं, आपके पेपर में भी पूछे गए हैं। जो सबसे पहले मानव कहाँ बसे थे? अफ्रीका में। जो अफ्रीका है, अफ्रीका देश में बसे। वह क्या है, खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, यानी घूमते फिरते रहते थे, स्थायी आवास नहीं था। और नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट है आपका, महापाषाण काल से क्या तात्पर्य है? ये आपके पेपर में पूछा गया है। तो महापाषाण काल से तात्पर्य है पर्वत श्रृंखला से। किससे है? पर्वत श्रृंखला से। नेक्स्ट देखते हैं, आदिमानव अपनी रक्षा के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा गया है कि आदिमानव अपनी रक्षा के लिए किस, यानी आदिमानव अपनी रक्षा के लिए किसके औजार प्रयोग करते थे? किस धातु के औजार प्रयोग करते थे या किसके औजार प्रयोग करते थे? ये आपके विकल्प में पूछा गया था, तो पत्थर के करते थे आदिमानव। तो इस प्रकार आपने पॉइंटों से समझा, पूरा हमने एक टॉपिक आपको पॉइंटों से ही समझा दिया। क्योंकि पॉइंटों से क्या है, आप तुलना करके समझ गए कि कौन सा किस में है। यानी आपसे पूछा जाए कि आग की खोज, तो आप बता सकते हैं आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में। पहिए की खोज नवपाषाण काल में। कृषि की खोज, कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में। कुत्ता पालना स्टार्ट हुआ, पहला जो आपका जानवर है वो कुत्ता था, मानव ने पहला पालतू जानवर बनाया कुत्ता, वो भी नवपाषाण काल में। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और आगे देखते हैं, आप इन पॉइंटों को देख लें। इसके बाद इतिहास का अर्थ समझते हैं।
ये डेफिनेशन है और अवधारणाएं जो भी हैं आपके पेपर में पूछी गई हैं, क्योंकि 40 प्रश्न आते हैं तो आप समझ जाइए कि 40 प्रश्न में बचा ही क्या। जो भी टॉपिक आपके दिए हैं उसमें से यानी 4-5 नंबर का तो पूछना ही पूछना है उसे। देखते हैं दोस्तों, इतिहास का अर्थ। इतिहास क्या है? भारतीय परंपरा के अनुसार इतिहास शब्द का अर्थ ऐसा ही हुआ से माना जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार इतिहास शब्द का अर्थ ऐसा ही हुआ से माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ, क्या घटित हुआ है। तो इस प्रकार आप इतिहास का अर्थ लिख सकते हैं। यदि ये नहीं लिखना तो इतिहास की अवधारणा को इतिहास के अर्थ में लिख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इतिहास की अवधारणा देखते हैं दोस्तों। इतिहास क्या है? रियल परिभाषा यही है, इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है? बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का साधन है। अगर आपको महत्व या आवश्यकता लिखने को आए और आपको महत्व और आवश्यकता याद नहीं है, तो आप यही लिख सकते हैं कि इतिहास बीते हुए समय और उस समय को उस समय के लोगों को जानने और समझने का साधन है। तो इस प्रकार आप ये इम्पोर्टेंट मान लें परिभाषा, इसे कहीं भी लिख सकते हैं। अगर महत्व पूछा जाए, आवश्यकता पूछी जाए, या इतिहास की अवधारणा पूछी जाए, इतिहास से क्या आशय है, और इतिहास का अर्थ भी पूछा जाए, तब भी आप यही लिख दें कि इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इतिहास की परिभाषाएं। ये आपके पेपर में परिभाषा पूछी गई हैं रेफसन की और प्रोफेसर घाटे की। तो रेफसन के अनुसार इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। यानी रेफसन ने बताया है कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। जो लेखा जोखा है वो बताया है प्रोफेसर घाटे ने, और उन्नति की सुसंबद्ध विवरण बताया है रेफसन ने। कुछ तो आपको ट्रिक देखनी ही पड़ेगी, या कुछ तो अंतर आपको करना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। कुछ न कुछ शब्द आपको याद रखने होंगे कि किसने क्या बताया है। ये मनोवैज्ञानिक हैं आपके, जो भी समाजशास्त्री, जो समाजशास्त्री हैं, उनमें अंतर कर रखना पड़ेगा आपको। देखते हैं दोस्तों, हेनरी जॉनसन के अनुसार, जो हेनरी जॉनसन हैं, उन्होंने क्या बताया है? भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टायनवी के अनुसार इतिहास गतिशील मानव व्यवहार की खोज है। इतिहास क्या है? गतिशील मानव व्यवहार की खोज है। मानव व्यवहार की खोज टायनवी ने बताई, और भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख हेनरी ने बताया। और यहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा प्रोफेसर घाटे के अनुसार है भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन। रेफसन ने बताया है उन्नति की, यानी इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। तो इस प्रकार ये विकल्प में रेफसन की परिभाषा पूछी गई है और प्रोफेसर घाटे की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इतिहास का विभाजन। तो इतिहास का विभाजन हमने आपको बताया था, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब आपको किस प्रकार लिखना है, यहाँ पर आप देख लें कि पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल वह समय जिससे संबंधित कोई लिखित सामग्री या साक्ष्य प्राप्त नहीं है, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहलाते हैं या कहते हैं। तो इस प्रकार ये डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी गई है और आपको इस प्रकार लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल वह समय जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं।
यानी लिखित सामग्री तो प्राप्त है लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते। और पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, लिखित सामग्री प्राप्त ही नहीं है। ऐतिहासिक काल में क्या है, वह समय जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित सामग्री भी प्राप्त है और उसे पढ़ भी सकते हैं। तो जब तीनों में अंतर करके आप याद करेंगे तो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इतिहास का महत्व या आवश्यकता। तो ये आपके महत्व हैं और आवश्यकता में भी यही पॉइंट लिख दें आप। देखते हैं दोस्तों, इससे नैतिक भावना का विकास होता है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उससे नैतिक भावना का विकास होगा। राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, इससे क्या है, राष्ट्रीय भावना का विकास होता है क्योंकि आपको राष्ट्र के बारे में पता पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इससे विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। इससे क्या होता है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 4, इससे देश प्रेम की भावना का विकास होता है। इससे क्या होता है, देश प्रेम की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इससे सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इससे सांस्कृतिक गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप अपने देश की किसी दूसरे देश के बारे में भी पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, विश्व बंधुत्व की भावना विकास होगी। अपने देश के बारे में पढ़ेंगे तो राष्ट्र भावना का विकास, राष्ट्रीय भावना की आपके अंदर विकसित होगी, राष्ट्र की भावना। नैतिक गुण भी विकसित होंगे, सामाजिक, समाज में किस प्रकार रहना है, सामाजिक गुणों का भी विकास होगा, सांस्कृतिक गुणों का भी विकास होगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं इतिहास का महत्व और आवश्यकता में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपके पेपर में ये डेफिनेशन पूछी गई है, पुरातत्व किसे कहते हैं। तो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, जो प्राचीन काल में जो मानव द्वारा जो वस्तुएं प्रयोग में लाई गई थी तो वो क्या है, किसी कारणवश वो मिट्टी में दब गई या क्या हुआ तो उसकी अब खुदाई के बाद जो अवशेष मिले हैं तो उन्हें ही क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिर एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन, आदि के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। और एक विकल्प में आपकी डेफिनेशन ये पूछी गई थी कि खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक जो तथ्य मिले थे उनका पता लगाने वाले व्यक्ति को पुरातत्ववेता या पुरातत्वविद कहते हैं। तो आपके विकल्प में था पुरातत्वविद। तो इस प्रकार यहाँ से दो डेफिनेशन हो जाती हैं, एक तो पुरातत्व और पुरातत्ववेता। तो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों का जो अध्ययन है वो पुरातत्व कहलाता है। और खुदाई एवं ऐतिहासिक तत्वों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को पुरातत्ववेता या पुरातत्वविद कहते हैं। तो इस प्रकार आपने दोनों डेफिनेशन को समझा। ये आपके पेपर में आए हुए टॉपिक हैं जितने भी हम बता रहे हैं, जब हम पेपर आपको सॉल्व कराएंगे तब आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। हमारे यदि आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और अभी तक आपने जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुछ समझते हैं। ये डेफिनेशन तो यहाँ तक फिनिश हो गई पुरातत्ववेता की। नेक्स्ट हम कुछ नॉलेज के लिए हमने लिखा है जी कि मानव ने जब लिखना शुरू नहीं किया था तो उसे कागज, यानी मानव ने जब लिखना प्रारंभ किया था, मानव ने जब लिखना प्रारंभ किया था तब कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी बड़ी शिलाओं यानी पत्थर जो होते थे, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखता था। क्योंकि कागज का आविष्कार तब हुआ नहीं था तो वो ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, इन पर लिखता था। अब देखते हैं दोस्तों ताड़पत्र क्या होता है।
ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते वो क्या कहलाते थे? ताड़पत्र। भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ की छाल भोजपत्र कहलाती थी। और ताम्रपत्र क्या होता था? तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। स्तंभलेख, पत्थर के खंभों पर लिखे लेख लेखपत्र क्या कहलाते थे? स्तंभलेख, पत्थर के खंभों पर। शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख क्या कहलाते थे? शिलालेख। और पत्थरों के खंभों पर लिखे लेख स्तंभलेख कहलाते थे। ताम्र पत्र तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े हुआ करते थे। भोजपत्र भुर्ज नामक पेड़ की छाल थी। और ताड़पत्र ताड़ के पेड़ों के चौड़े पत्ते थे। तो इनका यूज क्या करते थे? वो लिखने के लिए करते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इतिहास को जानने के स्रोत। और एक बार प्रश्न पूछा गया है, इतिहास को जानने के साधन बताइए। तो इतिहास को जानने के साधन दो हैं आपके। एक कौन कौन से? पुरातात्विक स्रोत हैं और एक साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हैं, सिक्के एवं मोहरें हैं। और साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य जिसमें आपके क्या है? वेद हैं, रामायण हैं और महाभारत है। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं और महाभारत के वेद व्यास। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैन एवं बौद्ध साहित्य तथा जातक कथाएं। ये क्या हैं? धार्मिक साहित्य हैं। इतिहास को जानने के ये स्रोत के अंतर्गत हैं। धार्मेत्तर, तो धार्मेत्तर के अंतर्गत आपका अर्थशास्त्र है। जो अर्थशास्त्र है उसके रचयिता कौन है? चाणक्य, या इनका नाम कौटिल्य भी है। और आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, जो अर्थशास्त्र है उसमें किसका वर्णन है? तो अर्थशास्त्र में क्या है? जो अर्थशास्त्र है उसमें समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन है। तो ये विकल्प में आपके प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य ने मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। राजतरंगिणी, जो राजतरंगिणी है उसके रचयिता कलहड़ हैं। और इन्होंने कश्मीर के इतिहास के विषय में वर्णन किया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो कुछ विदेशी यात्री भी आए थे, जैसे मैगस्थनी था, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। तो ये यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक दिखाई है यानी इंडिका में। इनकी पुस्तक है मैगस्थनीज की। नेक्स्ट देखते हैं, जो फायान चीनी यात्री आया था, उन्होंने गुप्त काल से संबंधित जानकारी दी है। और नेक्स्ट था आपका हैंसांगा ये चीनी यात्री ये भी था। पहले फायान आया, फिर हैंसांगा। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन मिलता है। इन्होंने यात्रा विवरण जो लिखा है अपना उसमें। तो इस प्रकार ये है। तो आपके पेपर में यदि पूछा जाता है इतिहास के जानने के कोई दो स्रोत लिखिए, तो आप लिख सकते हैं अभिलेख, सिक्के एवं मोहरें। या फिर चार पूछे जाएं तो आप नंबर डाल के लिख दें, अभिलेख, सिक्के एवं मोहरें, वेद, रामायण, महाभारत, ये लिख सकते हैं। जैन एवं बौद्ध साहित्य कथाएं या जातक कथाएं, ये लिख दें आप। तो इस प्रकार ये पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक की डेफिनेशन देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पुरातात्विक स्रोत यानी प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाए अभिलेख, सिक्के एवं मोहरें आदि, जिनसे तात्कालिक यानी उस समय के या प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी उस समय के इतिहास की, या फिर हम कह सकते हैं प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो आप समझ गए पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत हैं या साधन हैं। ये डेफिनेशन आपके लिखने को आई है अभिलेख की, तो आप लिख देंगे। ये आपके पेपर में पूछी गई। पत्थर
धातु, मिट्टी तथा लकड़ी आदि पर लिखे ऐतिहासिक तत्वों को अभिलेख कहते हैं। यानी पत्थर पर, धातु पर, मिट्टी तथा लकड़ी आदि पर लिखे ऐतिहासिक तथ्यों को अभिलेख कहते हैं। तो ये अभिलेख की डेफिनेशन है। सिक्के एवं मोहरों में क्या लिखेंगे? सिक्कों से तात्कालीन यानी प्राचीन शासक का नाम, उस समय जो उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो सिक्के और मोहरों में आप लिख सकते हैं कि सिक्कों से उस समय के शासक का नाम, उसका समय काल, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपने पुरातात्विक स्रोतों में देखा अभिलेख और सिक्के एवं मोहरें। नेक्स्ट देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत देखते हैं। प्राचीन काल में मानव द्वारा लिखित साहित्यिक ग्रंथों, जो साहित्यिक ग्रंथों थे जैसे आपके रामायण, महाभारत, वेद, साहित्यिक ग्रंथों जिनसे तात्कालिक या प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं, जैसे वेद, रामायण, महाभारत। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि ईसा पूर्व किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे, इसमें ये क्या नाम, आप हेडिंग डाल लें, इतिहास में तिथियां या तिथि निर्धारण की पद्धतियां। इसके अंतर्गत जो ईसा पूर्व की डेफिनेशन आ जाएगी। समझते हैं पहले इसको। इतिहास में तिथियां, इतिहास निर्धारण, ये तिथि निर्धारण की पद्धतियां। तो इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी में। यानी हम कह सकते हैं, ये मानते हैं यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ और इसके बाद वाली क्या है? ईसवी है। और इससे पहले क्या है? ईसा पूर्व है। तो ये समझाने का सही तरीका है, यहाँ मानते हैं 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। और यहाँ कैसे चलेगा? 1 2 3 3 4, यानी इधर चलेगा और इस तरफ ईसवी और इस तरफ बैक होते जाएंगे। तभी देखा है कि आपके ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है, ये डेफिनेशन डीएलएड में पूछी गई है। ईसा पूर्व से तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। तो ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पूरे यानी पहले का समय। इसे अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईसवी को अंग्रेजी में एडी लिखते हैं। एडी लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डोमिनी से बना है। किससे बना है? एनो डोमिनी से बना है। एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को ईसवी या एडी कहते हैं। तो आप समझ गए, ईसा मसीह के पहले की जो तिथियां होती हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तिथियां होती हैं उन्हें ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तिथियां होती हैं उसे ईसवी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है कि आदिमानव से आधुनिक मानव तक के विकास की प्रक्रिया में शारीरिक जो परिवर्तन हुए हैं, आदिमानव से आधुनिक मानव तक की विकास की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तन या मानव में परिवर्तन, तो आप लिख सकते हैं। देखते हैं, पहले समझते हैं, क्योंकि इसे आपको डिटेल में समझना पड़ेगा तभी आप समझ सकते हैं, इसे शॉर्ट में समझ नहीं सकते। मानव शास्त्रियों के अनुसार लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पहले मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मानव विकास की प्रक्रिया क्या हुई? प्रारंभ हुई। इस समय उनमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आए, जैसे दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना। जब अंगूठे से सहारा लेकर आप
वस्तु को पकड़ेंगे तो बहुत से कार्य होते हैं जो आप कर सकते हैं। मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार आदि मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया आदि मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही तथा धीरे धीरे विकास हो गया। इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट करने लगे। इन्होंने अपने हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक उपयोग करना सीख लिया था और अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण करने लगे। इस प्रकार मानव में परिवर्तन हुआ। तो आपने समझा किस प्रकार परिवर्तन हुआ। तो आप यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारी कोशिश यह रहती है किसी भी सब्जेक्ट को हम लगभग 10 से 12 वीडियो का टारगेट लेके चलते हैं और हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराते हैं 10 या 12 वीडियो में। क्यों कराते हैं? क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं आपके सिलेबस के अनुसार और आपके पुराने जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी प्रश्न को हम समायोजित करते हैं इसमें। इस प्रकार हम टॉपिक बनाते हैं। तो आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और डीएलएड ग्रुपों में, जो विद्यालय के डीएलएड ग्रुप बने होते हैं, उसमें भेजिए। थैंक यू दोस्तों।